हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आपके लिए एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं हम। बहुत समय से मेरे ख्याल से काफ़ी साल हो गया मुझे एकेडमिक्स में वापस लौटने का बड़ा मन था मेरा, बहुत दिन से। तो कुछ साथियों की सलाह थी कि अब एकेडमिक भी शुरू कर दीजिए, कॉम्पिटिटिव तो चल ही रहा है। तो इसमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी कॉन्सेप्ट काफ़ी मजबूत हो जाएगा आप लोगों के साथ डिस्कस करते करते, है ना। तो चलो लग के तैयारी करते हैं, और स्कूल जब खुलेगा आपको मन लगा के पढ़ना है स्कूल में भी। और मैं एक बेस तैयार करने का काम करूंगा, बुक्स आपके पास में हैं, उनकी मदद लेते रहिएगा। इंट्रोडक्शन भी करेंगे, एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करेंगे। कुछ छोटी एक्सरसाइजेज हैं तो पूरी करवा दूंगा, लेकिन कुछ बड़ी एक्सरसाइज अगर हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो उनको आप खुद से सॉल्व कर लेना, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो क्वेश्चंस बेटा मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और शुरू कीजिए, वीडियो देखते जाइए, समझते जाइए। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो वहाँ कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर इंटीमेट कीजिएगा। मैं अमित कुमार पाल, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैथ्स का टीचर हूँ। लंबे समय से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। पहले ट्यूशन्स पढ़ाता था, हाई स्कूल और 9th और 10th वाले बच्चे ज़्यादा थे मेरे पास में। और सीबीएसई की एनसीईआरटी की जो मैथ्स हो चाहे जीएस हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग भी आगे चल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब तैयारी करोगे तो आपको आपकी यही वाली तैयारी बहुत काम आने वाली है। तो चलो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। जैसे आपने अभी तक जो डील किया है, वो सबसे पहला जो आपने टॉपिक डील किया हुआ है वो किसके साथ में डील किया हुआ है? रियल नंबर्स के साथ में। तो रियल नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं किसी दो नंबर्स की, तो उन दो नंबर्स में एक छोटा सा शुरुआत ले लो जरा। उन दो नंबर्स की अगर हम लोग बातचीत करें, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए पहले तो। अगर जैसे हमने कोई नंबर लिया 43, आपको इसे डिवाइड करना है 8 से, है ना। तो 8 5 40, ये क्या बच गया? 3 बच गया। 3 बच गया ना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ जान लें, यही चीज़ जो होती है, ये जो डिवीज़न का रूल होता है, इसी डिवीज़न के रूल के थ्रू हम लोग एचसीएफ निकालने का काम करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब दिमाग में आएगा ये फैक्टर क्या है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? किन्हीं दो संख्याओं में अगर हमको उनका महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो वैल्यू मिलती है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो उन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देती है, काट देती है। तो आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ पर ये जो आपने डिवीज़न का रूल देखा है, इस डिवीज़न के रूल को ज़रा डिस्कस कीजिए। है क्या, इनके क्या क्या नाम हैं? इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास में हैं, इसलिए कोशिश करूँगा बाइलिंगुअल बातचीत करने की, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से बातचीत समझ में आती रहे, ठीक है। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ जो बीच में नंबर लिखा जाता है, ये नंबर बेटा डिविडेंड होता है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की शिकायत बार बार मिलती रहती है मुझे। डिविडेंड, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं भाज्य। फिर ये वाला साइन बना हुआ है, देख रहे हो ना। फिर जो डिवाइड कर रहा होता है वो होता है डिवीजर, यानी भाजक। जो जोक कर रहा होता है वो होता है जोकर, जो खाना पका रहा होता है वो होता है कुकर, और जो डिवाइड कर रहा होता है वो होता है डिवाइडर, ठीक है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर ये जो रिजल्ट में कितनी बार ले गए हैं? 5 टाइम्स ले गए। तो जितनी बार भाग ले गए वो भागफल होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट, यानी भागफल। और उस भागफल के बाद में यहाँ जो बच रहा है ये होता है भैया रिमाइंडर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शेषफल, ठीक है। अब जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, बट इनके लिए तरीके कुछ और हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। शुरुआत के कुछ चैप्टर्स में प्रूविंग वगैरह ज़्यादा है, मतलब वेरिएबल क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे, लेकिन आगे चल के एनसीईआरटी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ा मज़ा आने वाला है। इंटरेस्टिंगली पढ़िए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या हुआ? रिमाइंडर यानी शेषफल। अब इस डिविडेंड को वैसे हम लोग क्या करते हैं, चलिए कैपिटल डी से, इस वाले डिवीज़र को स्मॉल डी से, इस क्वोशिएंट को स्मॉल क्यू से, और रिमाइंडर को स्मॉल आर से अगर डिनोट किया जाए, स्मॉल आर से डिनोट किया जाए, तो यहाँ पर बेटा एक रिलेशन हमारे सामने आता है कि दिस कैपिटल डी विल बी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर,
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग पहले से ही पढ़े हुए हो। यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत इसकी एक्सटेंड होगी और ज़्यादा लेवल पे बातचीत होगी। यहाँ पर देखिए क्या है, डी, यानी ये वाला पोर्शन जो होता है ना डिवीजन वाले, ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये 43। दिस 43 विल बी इक्वल टू डी क्यू 85। डी की पोजीशन पे यहाँ देखिए कौन है, 8 है। क्यू की पोजीशन पे कौन है, 5 है। और आर की पोजीशन पे कौन है, 3 है। अब आप लोग खुद चेक करके देख लो, 8 5 40 प्लस 3 43 हो गया ना। तो ये 43 जो हुआ ये कहाँ से मिला, ये इस रिलेशन से मिला। और ये जो रिलेशन होता है आपका D इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये तो नॉर्मल डिवीज़न का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है इसी को हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के रूप में यूज़ करेंगे। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लिख देता हूँ इसको। यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, या इसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। लेमा या एल्गोरिदम एक ही चीज़ होती है। लेमा का मतलब होता है, एल्गोरिदम का मतलब होता है कलन विधि। किसी भी चीज़ को अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके प्रूवन फॉर्म में, है ना, तो उसको प्रूवन फॉर्म में, जैसे इसको लेमा की हिंदी अगर आप देखोगे तो ये होगा कि पूर्व सिद्ध सिद्धांत। तो पूर्ण सिद्ध सिद्धांत जो होते हैं या कलित सिद्धांत जो होते हैं, जिनको पूरी तरह से हम लोग लिख के प्रूव करते हैं, तो वो प्रूव करने के लिए एल्गोरिदम का यूज़ होता है। ये शब्द है एल्गोरिदम, जो कि हमारे जो पर्शिया, सब लोग जानते हैं ना, फारसी मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था अल-ख्वारिज़मी के नाम से ये एल्गोरिदम आया। तो अल-ख्वारिज़मी जो है ये 8वीं सदी 9वीं सदी की बात है। काफ़ी पुराने अल-ख्वारिज़मी मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पर यह नाम एल्गोरिदम आया। इनका पूरा नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। तगड़े तगड़े नाम होते हैं भाई पर्शिया में, जितने भी लोग होते हैं मैथमेटिशियन बहुत ही अच्छे रहे हैं ये। एक और चीज़ है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था हिसाब अल-ज़बर मुकाबला। ठीक है, तो हिसाब अल-ज़बर वल मुकाबला, हाँ, हिसाब अल-ज़बर वल मुकाबला उस किताब का नाम था। उस अल-ज़बर वल मुकाबला के नाम से ही अलजेब्रा नाम का भी ओरिजिन हुआ है। बड़ी बढ़िया जानकारी है ना। हिसाब अल-ज़बर वल मुकाबला से ही अलजेब्रा आया है। तो ये अलजेब्रा नाम कहाँ से आया, कहीं ना कहीं जो अल-ख्वारिज़मी थे उन्हीं से, और ये एल्गोरिदम भी उन्हीं के नाम पर दी हुआ। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं जिनका हम लोग मैथ्स में बार बार यूज़ करते हैं, और ये आया है कहाँ से, अल-ख्वारिज़मी, जो कि पर्शिया के मैथमेटिशियन है। खैर, वो जानकारी के तौर पे दिमाग में बैठा लो। यहाँ पर हम लोग बात दूसरी करने जा रहे हैं कि ये यूक्लिड का डिवीज़न लेमा या डिवीज़न एल्गोरिदम जो है ये कहता क्या है, वो यही बात कहता है। ठीक, अब एक चीज़ पे गौर करो, यहाँ पे क्या हम इस वाले डिवीज़न में इसको हम कर सकते थे 8 4 32 और रिमाइंडर ले ले 11। अब अगर आप इसको इसमें लगा कर देखोगे तो आंसर तो सही आएगा भाई, 8 4 32, 32 प्लस 11 करोगे 43 आ जाएगा, नो डाउट, है ना। लेकिन ऐसा अच्छा नहीं है ना, ये चीज़ तो बिल्कुल भी मैथमेटिकल नहीं है। यहाँ पे जब हम एक ज़्यादा बार ले जा सकते हैं तो हम इसको एक ज़्यादा बार ले जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो रिमाइंडर होगा, आप जिससे डिवाइड कर रहे हो जिस नंबर से, उस नंबर से यानी डी से, जो नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो यानी 8 से, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 8 से छोटा होगा। तो 8 से छोटा होगा रिमाइंडर, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये जो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो आर रिमाइंडर है, इसकी वैल्यू हमेशा 8 से छोटी होगी और बड़ी होगी किससे, 0 से, या 0 के बराबर होगी। तो 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 8 से छोटी होगी। तो ये जो रिमाइंडर होता है इसकी वैल्यू लाई करती है किस तरह से, यहाँ पर 8 से इसकी वैल्यू छोटी होती है और 0 से इसकी वैल्यू या तो बराबर होती है, बड़ी होती है। बराबर होने का मतलब क्या है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा भाई, हमने डिवाइड किया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो वो क्या हो गया, वो सीधे सीधे 0 आ जाता है वहाँ पे रिमाइंडर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि लेस देन और इक्वल, ये जो साइन लगा हुआ है इसमें इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। तो 0 के बराबर भी हो सकती है रिमाइंडर की वैल्यू, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 8 से हमेशा छोटी होगी।
क्लियर हो गई होगी बात, है ना। तो यहाँ पर अब जरा दो संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं कि जब हम यूक्लिड का डिवीजन लेमा यानी एल्गोरिदम यूज़ करते हैं तो ये क्या फाइंड आउट करने के लिए होता है भाई, HCF। अभी HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये है बेटा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये महत्तम समापवर्तक क्या है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि कोई दो नंबर्स लिए मैंने, एक नंबर ले लिया मैंने भाई 12, ठीक है, और एक नंबर ले लिया मैंने 18। इस 12 और 18 के अपवर्तक फैक्टर्स यानी गुणनखंड कौन कौन से होंगे, यानी वो नंबर्स कौन कौन से हैं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, वो नंबर्स कौन कौन से हैं जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। उन नंबर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो वो नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है। एक नंबर छूट गया, सॉरी 4। तो 1 2 3 4 6 और 12। 18 के बारे में ऐसे बात करो, 18 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से डिविजिबल, 7 8 से नहीं है, 9 से डिविजिबल और उसके बाद सीधे सीधे 18 से डिविजिबल। तो ये नंबर्स आप देख सकते हो, ठीक है। अब अगर इनमें कॉमन फैक्टर्स की बात की जाए, ये फैक्टर्स हैं, ये बेटा हमने क्या लिखे हैं, ये फैक्टर्स हैं, ये अपवर्तक हैं 12 और 18 के। कौन कौन से, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 6 9 18। अब यहाँ पर अगर हम लोग बातचीत करें कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो कॉमन फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर 2 है, कॉमन फैक्टर 3 है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, वो 6 है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम है, ये किस तरह से यूज होती है। यहाँ पर आ जाइए कि 12 जो है इसको आपने एक नंबर A मान लिया और 18 जो है उसको दूसरा नंबर B मान लिया। एक काम करते हैं कि बड़ा जो है उसको A और छोटे वाले को B मानते हैं, ठीक है। और बड़ा नंबर अगर A है, छोटा नंबर अगर B है, तो ध्यान रखिएगा यही चीज है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक। अब इसका यूज कैसे करते हो, देखो इसका यूज करने में पूरी कहानी बार बार लिखनी पड़ती है। जो लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ध्यान से बेटा समझना कि यहाँ पर हमने HCF क्या बताया, 6 बताया। HCF बताने की ही पूरी कहानी है कि आप HCF किसी चीज का कैसे बताते हो। तो आप 12 और 18 को लिखोगे तो क्या लिख सकते हो आप, 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 18 को हम लिख सकते हैं 12 × 1 + 6, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर अभी हमको 0 नहीं मिला है, यहाँ पर हमको अभी 0 नहीं मिला है, और क्योंकि हमको यहाँ पर अभी 0 नहीं मिला है इसलिए हम इन दोनों नंबर्स को फिर से लेकर चलेंगे। किसको किसको, 12 और 6 को। अब आप 12 को 6 के फैक्टर्स के रूप में, 18 को 12 के फैक्टर्स के रूप में ऐसे लिख सकते थे। अभी 12 को 6 के फैक्टर्स के रूप में क्या लिख सकते हो, 6 × 2 + 0, 6 2 12, 6 2 12 हो गया, आगे कौन है, 0 कोई। तो जैसे ही 0 मिल जाए, क्योंकि 0 मिल गया है तो यहां पर जो B की पोजीशन है उसी पोजीशन पे जो नंबर फाइनली, कब, जब 0 मिल जाए, तो जो नंबर आपको दिखाई दिया, दिस नंबर इज कॉल्ड एज HCF ऑफ 2 नंबर्स। और इस पूरे प्रोसेस को, जो कलन चलता है ना, पूरा कलन, इसी कलन को लेमा या एल्गोरिदम बोलते हैं। ये पूरा एल्गोरिदम है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। अभी देखिए एक NCERT का एक एग्जाम्पल उठाते हैं। NCERT का एक एग्जाम्पल अगर उठाए हम, इसको साफ कर लेते हैं। इसका बेटा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लीजिएगा, जहाँ नोट्स बना रहे हो प्रॉपरली उसको लिख लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस बात को तो बहुत ज़रूरत है, इसी बात के साथ में इस बात को भी ऐड कर देते हैं। ये सबको समझ में आ गया है, 6 HCF है। अब देखिए इस यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ जब आप करोगे तो ये डिवीजन एल्गोरिदम आपको हमेशा एक बात बताएगी, जैसा मैंने यहाँ पर जो बात लिखी है ना, इस बात को बेटा ध्यान रखिएगा कि जो रिमाइंडर होगा, यहाँ पर जो रिमाइंडर आपने प्राप्त किया है, ये रिमाइंडर, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि 8 और 0 के बीच में लाई करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर बड़ा होगा या बराबर होगा, रिमाइंडर हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, और रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। तो किसके बड़ा या बराबर होगा, ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और B से हमेशा
मैंने बी और इसके बीच में लाई करेगा, बी और 0 के बीच में रिमाइंडर आर जो है वो आपका लाई करेगा। इस पूरी बात को दिमाग में रखिएगा, यही हमारे बाकी के क्वेश्चन के कैलकुलेशन और एक्सरसाइज का भी आधार बन जाते हैं। ठीक है, तो चलो इतनी बातचीत अगर देख लिया आपने तो मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूँ आपके एनसीईआरटी से। इसको आज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, एक्सरसाइज जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, पूरी लिखा पढ़ी भी समझानी है आपको, क्या क्या लिखना है। वो स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, वो चीज़ें आपको बार बार लिखनी पड़ेंगी। तो पूरे नंबर गेन करने के लिए इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगली बात क्या आ रही है, नेक्स्ट बात चीज़ ये आ रही है, जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 455, ठीक है, और एक नंबर लिया हमने 42, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया गया बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यू हैव टू फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स। इन दोनों नंबर्स का आपको एचसीएफ निकालना है, और ऐसे एचसीएफ निकालने का जो डिवीजन मेथड होता है सबसे बढ़िया, और उसी का कहीं ना कहीं इसमें यूज़ किया जा रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको कि एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को सही करने के लिए, जल्दी करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, वो बात भी बता दूंगा। प्लस कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया उस पर आ जाता हूँ पहले, कि अगर 455 और 42 में हमने क्या कहा कि ये जो दो नंबर्स ए और बी हैं इनका एचसीएफ आप फाइंड कर रहे हो, और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक आपको रिमाइंडर में 0 ना मिल जाए, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहता है। इसको देखो थोड़ा सा, यहाँ पे फर्दर प्रोसेस है, आगे बढ़ेगा। तो 455 और 42, अगर इन दोनों नंबर्स को हम लोग ले लें तो 455 को 42 के फैक्टर्स की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो कि 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10, 42 की फॉर्म में लिखना ना, तो 42 इंटू 10 420 हो गया। अब 420 के अलावा कितना बच गया, 35। बात वही आ गई ना, रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो अब किन दोनों नंबर्स को लोगे आप, 35 और 42 को। अब यहाँ पर 42 को 35 के फैक्टर्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हो कि 35 इंटू 1 प्लस 7, सही ना। तो यहाँ पे देखो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा रिमाइंडर मिलेगा और हमेशा मिलेगा। अगर बड़ा मिल जाए समझ लो हमने कहीं यहाँ कैलकुलेशन में गलती कर दी, 1 नहीं 2 टाइम्स ले जाना चाहिए था, 10 नहीं 11 टाइम्स ले जाना चाहिए था। खैर यहाँ पर हमने फिर देखा 0 नहीं मिला, अब क्या करेंगे हम 35 और 7 में। तो 35 और 7 में अगर देखा जाए तो हम 35 को 7 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं भाई, 7 5 जा 35, और क्या बच गया, कुछ नहीं। और जैसे ही 0 मिला, आपको मैंने बताया था कि बी की पोजीशन पे जो नंबर होगा, जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाए, बी की पोजीशन पे जो नंबर होगा बस वही नंबर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर बी की पोजीशन पे हमें कौन सा नंबर मिल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 455 एंड 42 इज इक्वल टू 7। और यहाँ पर देखना कि जितने भी प्रोसीजर्स हैं इसमें ए और बी की पोजीशन पे, ए और बी की पोजीशन पे, ए और बी की पोजीशन पे जो भी नंबर्स हैं, हर उस नंबर का एचसीएफ 7 ही है। यानी अगर हम बात करें कि एचसीएफ ऑफ 42 एंड 35 वो भी 7 है। अगर हम बात करें एचसीएफ ऑफ नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ब्रैकेट जब लगा देते हैं ना बेटा, तो इसका मतलब यही होता है, एचसीएफ ऑफ 35 और 7 ये भी 7 है। तो HCF of 35 and 7 is 7, HCF of 42 and 35 is 7, HCF of 455 and 42 is also 7। लिखने का तरीका क्या है कि 455 is equal to 42 into 10 plus 35, और यहाँ पर इसके बाद में आप लिखोगे since we don't have 0 as remainder, so again we applying Euclid's division lemma या Euclid's division algorithm। तो ये पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आया। तो एक काम करते हैं, आज इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, और कल की जो क्लास होगी उस कल की क्लास में हम लोग जो एक्सरसाइज है उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।